कड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन यानी कि वीकली एक्सपायरी से पहले का दिन, इस पहली छमाही कैलेंडर ईयर की पहली छमाही का आज आखिरी दिन था। जून के साथ ही ये पहली छमाही इस साल ही ख़त्म हो चुकी है और कल जहां पर जुलाई का पहला कारोबारी सत्र होगा, ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे, वीकली एक्सपायरी होगी। इन सबसे पहले भारतीय बाज़ारों के अंदर आज एक दायरे में ही कामकाज था, लेकिन आज का जो दायरा था वो वैसे तो हरे निशान की तरफ बायस था, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते बिकवाली यहाँ भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। 15,700 15,800 इसके बीच में निफ्टी घूमता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रॉडर मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया, पावर में खरीदारी थी, खासतौर से जो कैबिनेट के कुछ एक फैसलों की बातचीत है उसके बाद। टेलीकॉम में, एंसलरी में, मिड कैप आईटी जो कि आज हॉट परफॉर्मिंग था, हैप्पीएस्ट माइंड से शेयर 1000 के पार हो गया। जेंसार टेक्नोलॉजीज में आज दोबारा स्टीम आई, करीब करीब 312 के स्तरों पे शेयर आ गया। इसके अलावा न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर है, शेयरों में खरीदारी थी। इन्फोसिस में आज एक खरीदारी थी, नया ऑल टाइम हाई ब्रीच किया। तो ऐसे कई शेयर थे आईटी स्पेस में जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही थी। ऑटो, एंसलरी, मेटल, पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर आज खरीदारी थी। बिकवाली थी बीएफएसआई में, मीडिया में, एफएमसीजी में, अदानी ग्रुप के शेयरों में, और साथ साथ डीवी स्लैब और इन्फोसिस, ये दो नए नाम जो कि अपने ऑल टाइम ट्रेजेक्ट्री को हिट करते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा टाटा एलेक्सी ऐसा शेयर भी जो कि 25,000 से 30,000 करोड़ के बीच में मार्केट कैप पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक जोरदार तेजी रही इन सभी स्पेस में, और मिड कैप आईटी हॉट प्रोडक्ट की तरह, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट की तरह भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा शुगर में आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन आज पावर फ्लेवर में था जहां पर रिफॉर्म से चलते खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और पहले दर्शक संजय ठक्कर साहब का सवाल है वीएलएस फाइनेंस को लेकर। सर, वीएलएस फाइनेंस एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, अगर कभी आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो। वीएलएस फाइनेंस के पास एक होल्डिंग है रिलैक्सो की, करीब करीब 11-12% के आसपास की होल्डिंग होती थी, जो मेरी पुरानी याददाश्त कहती है। उस होल्डिंग की वैल्यू के हिसाब से करीब करीब शायद 1200 करोड़ 1800 करोड़ के आसपास की होल्डिंग है, और 600 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप उस समय पर होती थी। यानी कि ये अपनी होल्डिंग से नीचे कामकाज करती है। बेसिकली इस कंपनी को खास काम नहीं है, काम यही है कि रिलैक्सो के शेयर जो इनके फादर ने, ओनर के फादर ने लिए हुए हैं, वही कंपनी के पास अभी तक रखे हुए हैं, वो इसी पे कंपनी का कामकाज मेजरली चलता है। तो ये रिलैक्सो के शेयर के साथ इन टेंडम चलता है। ऐसे रिलैक्सो चलेगा, वैसे वैसे वीएलएस चलेगा। मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, रिलैक्सो की तेज़ी के साथ आप इसे खेलिए, लेकिन अगर आप खेलना ही चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर ये नहीं आप रिलैक्सो में ही चले जाइए। अगर आप प्ले ही करना चाहते हो तो उसमें क्यों जा रहे हैं जो होल्ड करके बैठा है, उसमें जाइए ना जो ऑलरेडी शेयर है, तो वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है। कारोबार तो एटलीस्ट यहाँ पर कारोबार नहीं है, लेकिन यही चीज़ एक इसमें प्ले करती है। तो बड़ा ध्यान से टैक्टिकली मोमेंटम को प्ले करिएगा, और ये सबसे बड़ा ट्रिगर है जिसके आधार पर शेयर चलता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और टाटा स्टील, शैलेंद्र तिवारी साहब, टाटा स्टील पे वैसे तो ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव हैं, 1500 के आसपास तक के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, 1700 के भी टारगेट्स आते मैंने देखे हैं कई हाउसेस में। लेकिन मेटल साइकिल में एक तेज़ी के बाद थम रहा है थोड़ा सा, फिर दोबारा लोअर लेवल से सेलेक्टिव स्टॉक चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे नाल्को चला, एनएमडीसी चला, आप बने रह सकते हैं। फिलहाल तो कंपनी तो बुरी है ही नहीं, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन थोड़ा समय आपको देना होगा। एक बड़े लंबे अंतराल के बाद अभी थोड़ा मूव किया, मूव करने के बाद थोड़ा स्टेबल हो रहा है, तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी कॉल ले सकते हैं। अच्छा, एफएल इंडिया, पटेल साहब आज एफएल इंडिया को लेकर हाँ लगातार बिकवाली जारी है। ये चीज़ तो मैं कई बार देख चुका हूँ कि एफएल इंडिया में लगातार सेल ऑफ हो रहा है, नंबर्स के बाद से ही प्रेशर है, बट ऐसे समझिए कि बड़ी तेज़ी के बाद ही ईज आउट हो रहा है। बाज़ार में ऐसा कोई खबर इसको लेकर तो है नहीं, कोई भी इक्विटी मार्केट में नहीं आई है, कोई साइन ऑफ कंसर्न तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो एटलीस्ट अगर बड़ी तेज़ी के बाद कूल ऑफ हो रहा है तो आप ज़रूर बने रहिए, लेकिन नंबर्स को खंगालते रहिएगा। वैल्यूएशन महंगा था तो ऑब्वियसली थोड़ा हल्का हो रहा है, लेकिन अगर नंबर्स में खराबी दिखती है तो बात अलग है। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना कोई होल्डिंग भी की, ना किसी इन्वेस्टमेंट बड़े इन्वेस्टर ने कंपनी से एग्जिट किया, ना कोई सिचुएशन में फेरबदल हुआ। तो अभी के लिए तो एटलीस्ट आप बने ही रह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और बेस्ट ईवी स्टॉक फॉर 10 ईयर्स। शिवकन साहब, ईवी के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक अच्छी कंपनी हो सकती है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट को लेने की वजह बता देता हूँ। वैसे तो ईवी स्पेस के अंदर आपको टाटा केमिकल जैसी कंपनी, टाटा पावर जैसी कंपनियां भी ठीक ठाक दिखाई पड़ेंगी, लेकिन ट्यूब इन्वेस्टमेंट को पर्टिकुलरली चुना, एक तो मरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है।
हरकुलिस साइकिल्स जो आप देखते हैं वो ये कंपनी बनाती है, और ईवी कारोबार के अंदर भी ये साइकिल्स अपनी ला सकती हैं, जिसके लिए जो सीजी पावर है वो शायद इंजन्स प्रोवाइड करे, ऐसी भी कुछ खबरें हैं लगातार। खैर, लेकिन मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है तो क्रेडिबिलिटी वाइज तो कोई इशू नहीं है। दूसरा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट कैश रिच कंपनी है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट करती है, पुरानी हिस्ट्री है, क्रॉस होल्डिंग्स भी हैं तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो सो फार एक सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। अगर कभी ईवी की साइकिल या ईवी का ट्रिगर फेल भी हो जाता है तो भी ये कंपनी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से स्टॉक है। तो आप दोनों ही लिहाज से जब जिसके पास सीजी पावर जैसी सब्सिडरी है और जो उसमें टर्न अराउंड देख रहे हैं, तो आप मान के चले ही कंपनी के ओवरऑल नंबर भी बेहतर ही रहेंगे अभी। तो आप ज़रूर ट्यूब इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं। नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ मिल रहा है तो थोड़ा महंगा है, लेकिन नीचे मिल जाए तो क्लास कंपनी है। अच्छा, आगे अब बात करते हैं बीजीआर एनर्जी। खुशी मैम, ये बहुत टाइम बाद इस कंपनी का नाम सुना। इसको लास्ट टाइम बीजी राव साहब जब होते थे तब इसको ट्रैक करते थे, उसके बाद उनके देहांत के बाद तो बहुत शायद कभी कंपनी के बारे में ट्रैक भी नहीं हुआ और बहुत टूट भी गया है शेयर। मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है मैम। अगर आप मोमेंटम को प्ले करना चाहती हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप मोमेंटम को नहीं प्ले करना चाह रही हैं और लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाह रही हैं तो पावर स्पेस में बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जिनको आप तलाश सकती हैं, उनको आप देख लीजिए एंसिलरी स्पेस में। लेकिन बीजीआर एनर्जी में मेजरली बातचीत होती है तभी सर्किट लग जाते हैं वन फाइन डे, और उसके हिसाब से शेयर चलता है। तो बेटर यही है कि आप मोमेंटम को चेस करिए और उसमें से निकल जाइए जहां आपको मिले। हाँ, ये हो सकता है अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है तो बेस्ट है, आप अपने प्रॉफिट के शेयर्स को छोड़ दीजिए, कॉस्ट के शेयर्स को निकाल लीजिए। जो शेयर होंगे वो लॉन्ग टर्म स्टोरी बना के आपको दे देंगे। अच्छा, एप्पल पे हम बात कर चुके हैं। शिल्पा मेडिकेयर, वसीम शेख साहब, ये कंपनी सर पहले तो बढ़िया चलती थी, फिर वो बीच में एक प्लांट इंस्पेक्शन की बातचीत हुई जिसमें इनके प्रॉब्लम्स आ गई, उसके बाद शेयर टूट गया और शायद 380 रुपये तक आया था। वहाँ से दोबारा कुछ ये कोविड की दवा को लेकर काम बातचीत शुरू हुई और उसके बाद चलता हुआ गया, दोबारा अपने हाइस की तरफ गया, फिर वापस थम गया। तो एक्टिविटी तो इसमें उतार चढ़ाव भी काफ़ी हुई है, पता नहीं किस साइड पे आप फंसे हुए हैं इसके अंदर। प्रॉफिट है तो थोड़ा बहुत लेकर निकल सकते, सारा नहीं, और लॉस है तो घबराए नहीं, पुल बैक दिखा सकता है, अपने हाइस को रिज्यूम कर सकता है। तो दोनों ही लिहाज से आप कॉल ले सकते हैं यहाँ पे। ब्रोकरेज हाउसेस वैसे इस पर पॉजिटिव है। लास्ट क्वार्टर के नंबर ढीले थे, ऑब्वियसली बात है, प्लांट इंस्पेक्ट हुआ तो उसकी वजह से नंबर ढीले रहेंगे, लेकिन एक बार वो प्लांट से सपोर्ट आ जाए, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में आ ही जाना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो शायद स्टॉक वापस परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़े, तो आपको थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा, लेकिन पैसा बना सकता है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक के साथ। सीजी पावर, आईडीएफसी फर्स्ट, सिंह साहब आपने वैसे अशोक लेलैंड भेज दिया, बड़े दिन से आप अशोक लेलैंड पे सवाल पूछ रहे थे, आज आपने आईडीएफसी फर्स्ट पूछ लिया। खैर, सीजी पावर के लिए सेम राय, नीचे 75 ऊपर 92, इन दोनों में से जोन सी रेंज टूटेगी उसके अकॉर्डिंग आप काम करिएगा, लेकिन अभी तक इनमें से कोई रेंज नहीं टूटी है। जो खबरें आप सुन रहे हैं रेट्स को लेकर वो पुरानी सीजी पावर के ऊपर थी, जो कि मुरुगप्पा ग्रुप के पास नहीं थी, थापर ग्रुप के पास थी। तो थापर ग्रुप के ऊपर रेट्स पड़ रही हैं, सीजी पावर पे नहीं पड़ रही, वो नई कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप के पास है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर खरीदारी करिए। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हाँ ये थोड़ा सा मतलब प्रदीप जी जो हमारे यहाँ हैं वो तो काफ़ी बुलिश हैं स्टॉक को लेकर, लेकिन एचडीएफसी बैंक बनने की जो बातचीत हमेशा उठी है इस बैंक की, उसकी गुंजाइश थोड़ी कम है। बैंक इतना ख़राब नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और इक्विटी फ्लोट मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी शायद थोड़ा धीरे चलता है। लेकिन हाँ, 65, 75, 85 की रेंज में कहीं मिल जाए तो आप थोड़ा बहुत निकल के वेट करें, नीचे मिल जाए तो आप खरीदारी करें। 27, 28 की रेंज में जो लास्ट टाइम आया था वहाँ पर 30, 35 में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। इसी रेंज में यहाँ पर प्ले करना होगा, लेकिन ये बहुत स्लो मूवर है, इससे बेटर आप कोई फास्ट मूवर स्टॉक्स के अंदर भी जा सकते हैं। आंध्रा शुगर पे सुनीता जी, आंध्रा शुगर क्या पूरे शुगर स्पेस में एक ही ट्रेंड होता है कि हमेशा साइक्लिकल मूव होते हैं। ये बड़ी साइकिल थोड़ा और ऊपर तक चला आया है, आमतौर पे जो पुराने हाइज हैं उनको तोड़ता है, फिर भी इस मतलब मैं धामपुर के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि वो सबसे ज़्यादा क्लोजली ट्रैक्ड स्टॉक है मेरी तरफ से। मैंने उसको 60 रुपये नीचे या 30 रुपये या 24 रुपये 25 रुपये की रेंज में वो नीचे आता है और हर 4-5 साल में घूम घाम के वापस ऊपर 350 रुपये के आसपास आता है, और हर बारी कुछ ऐसी स्टोरीज ही चलती हैं। या आप पुरानी गूगल करके इनके चार्ट्स भी देख सकते हैं, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। आपकी बारी एथेनॉल की स्टोरी काफ़ी इंटैक्ट होकर आई है, इसलिए शायद थोड़ा नया हाई बना रहा है, बट थोड़ा स्केप्टिकल होकर रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी और बहुत कम समय में आई है और स्टोरी बहुत वाइडली स्प्रेड है, तो हो सकता है ऊपर से कुछ
शेयर छूटते हुए दिखाई पड़े तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा स्पेस में। साइक्लिकल मूव वाले स्टॉक हैं और साइकिल के किस हिस्से में आप फंसती हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कि कुछ लोगों के बाद धामपुर 30 रुपये से है, 60 रुपये से है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये यहाँ से आधा भी हो जाएगा तो। लेकिन कुछ लोगों के बाद 340 रुपये से है, अगर वो वहाँ से 20% रुपये या 30 रुपये भी गिर गया तो उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप ध्यान से साइकिल किस हिस्से में है उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और रिलायंस पावर, कब से तब रिलायंस पावर बेच दें क्या, डिपेंड करता है आपने खरीदारी किस भाव पे की है। अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये में लोगों ने बहुत सारी बड़ी बड़ी क्वांटिटी ले ली थी। अगर आपके पास उस तरह की क्वांटिटी है तो बहुत सिंपल है, क्वांटिटी से कॉस्ट निकाल लीजिए। कॉस्ट नहीं निकाल पाते तो आधी कॉस्ट निकाल लीजिए, बची कॉस्ट को आप छोड़ दीजिए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। अब वो शेयर जो हैं वो फ्री के हैं, वो जहाँ तक भी जाएँ ऊपर नीचे क्या फ़र्क पड़ता है। 3 रुपये का वर्स्ट तो आप देख ही चुके हैं, तो इससे वर्स्ट आप क्या देखेंगे। अब ठीक है, नंबर ठीक हो रहे हैं, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नंबर ख़राब होते हैं आगे आने वाले क्वार्टर में तब देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल नंबर्स तो सपोर्टिव ही हैं। वैसे तो इस समय सारे ही जो कमज़ोर स्टॉक थे, सुज़लॉन, वोडाफोन, यस बैंक, जैन इरिगेशन, रिलायंस पावर, इन सब के ही नंबर्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए एटलीस्ट आप बने रहिए, और अगर आपको ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो एटलीस्ट आप कॉस्ट तो निकाल ही लीजिए, प्रॉफिट के शेयर के साथ आप बने रह सकते हैं। अच्छा, सुमित साहब का सवाल है, इंडस टावर 244 पे 100 शेयर लिए हैं सर। अगर आपने आज ही खरीदारी की तो कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ये माहौल मोमेंटम आज सडनली इसमें आया था। तो आमतौर पर ये आउट ऑफ साइट स्टॉक रहता है, फंडामेंटल के हिसाब से थोड़ी कॉस्ट इनकी बढ़ेगी क्रूड की वजह से। इनकी पूरी कॉस्ट करीब करीब 38 से 40% हिस्सा डीजल कंपोज करता है, और डीजल के प्राइसेस बहुत भाग गया, तो इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़नी चाहिए फंडामेंटल ग्राउंड पे। अब डिपेंड करता है आपका टाइम फ्रेम क्या है। मोमेंटम बेच है तो आप मोमेंटम को ही ट्रेड करिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉल लीजिए। आगे बढ़ते हैं और TRF, अल्पेश पटेल साहब, TRF को लेकर आज कुछ ब्रोकरेज में बात तो हो रही थी, वो तो यहाँ पे तेज़ी कह रहे थे कि हाँ और देखने को मिल सकती है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देखिएगा, यानी आउट ऑफ 100 आप 25% यहाँ ले लीजिए, 25 नीचे और उसके 25 या 50 और नीचे आप कहीं तलाशिएगा। तो थोड़ा थोड़ा स्टैगर वे में लीजिए। बहुत भाग गया तो बात अलग ही है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करके लेंगे तो उसमें रिस्क एटलीस्ट आपका कंट्रोल रहेगा। इस समय कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। रिटर्न तो आ ही जाएगा, बाजार इतना भागा है, नीचे आएगा फिर दोबारा भागेगा, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे ज़रूरी कि जब वो नीचे आए तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए दोबारा लगाने के लिए, तो एटलीस्ट उसका ध्यान रखिए। अभी वैभव ग्लोबल सर अवॉइड, अमित कुमार साहब, एक्सपोर्ट में जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट के अंदर एक कंपनी और बहुत बेइंतहा भागा है, मतलब इतनी बड़ी तेज़ी भागी आई है, और इतनी बड़ी तेज़ी कारोबार से भी तेज़ है और नंबर सेक्टर से भी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है। तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा ईज आउट होना बनता है, तो हो सकता है कूल ऑफ हो, इसलिए अवॉइड कर सकते हैं। प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली बात है आप थोड़ा सा लेकर ज़रूर निकलिए यहाँ से। और तानला प्लेटफॉर्म में भी वही एक ही तरफा चाल आई थी, आपने देखा ही होगा, सर्किट पे सर्किट लगाता हुआ गया था। अब डिपेंड करता है आपने दोनों में ऊपर खरीदा है या नीचे खरीदा है, लेकिन अगर आपने नीचे खरीदा है तो दोनों में प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। वेट कर लीजिए, नीचे फिर मिल जाएंगे, नहीं आप लॉस में है तो आपके पास बने रहने के अलावा विकल्प आप मेरे कहने से बेचेंगे तो है नहीं, तो बेटर यही है कि आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल लीजिए दोनों में से। अच्छा, ONGC, हाँ प्रिंस नारंग साहब, ONGC पे वैसे तो ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव हैं। 170 रुपये का टारगेट हाल में एक ब्रोकरेज हाउस ने दिया भी था, उसको हमने बिग ब्रोकरेज भी बनाया था उस दिन। लेकिन आप ऐसे समझिए, क्रूड में जब तेज़ी होती है तो शायद $1 की तेज़ी से इनके प्रॉफिट में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा होता है इनके EPS में, तो बड़ा इफेक्ट आता है इनके ऊपर। इन्होंने लास्ट क्वार्टर के जो नंबर दिए थे वो $51 पर बैरल के आसपास जब क्रूड था तब अपना प्रॉफिट को आधार मानकर दिया था। अब $76 पर बैरल है क्रूड, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए अगले क्वार्टर के नंबर अगर वापस घूम के नीचे 51 नहीं आता तो अच्छे ही रहेंगे। एक तो ONGC वैसे कंपनी अच्छी है, एसेट वाइज तो ऑब्वियसली बात है, देश की मानी जानी कंपनी है, नवरत्न है, लेकिन क्रूड के दाम पे सब कुछ डिपेंड करता है, और क्रूड के दाम फिलहाल ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है। तेजी अगर यहाँ सस्टेन भी कर गए तो भी इनके नंबर अच्छे आएंगे, तो आप थोड़ा टाइम दीजिए, बने रहिए, पैसा बन सकता है यहाँ पर अभी भी, और बहुत दूर नहीं रह गए नंबर। 2 हफ्ते बाद से Q1 के नंबर शुरू हो जाएंगे, तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पर भी कॉल ले सकते हैं। राज रतन ग्लोबल पे क्या करूँ, ये
अल्पेश पटेल साहब, राजरत्न ग्लोबल आज अपर सर्किट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन इतनी जल्दी 2 अपर सर्किट शायद मार चुका है कल और आज। तो अभी आप मत घुसिए, मतलब भागती हुई चीज़ को पकड़ने में भागती हुई ट्रेन के बराबर ही है। आप पकड़ेंगे दौड़ कर गिर भी सकते हैं, किस्मत में हैंडल आ गया तो आप निकल भी सकते हैं, नहीं आया तो आप गिर जाएंगे। तो भैया ऐसा काम क्यों करना, थोड़ा ईज आउट होने दीजिए। बहुत सारे बाजार में शेयर पड़े हैं, सारे थोड़ी ना भाग रहे हैं, कुछ नीचे भी आ रहे हैं, वहाँ पे ले लीजिए, वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, राजरत्न ग्लोबल में बात हो गई। HDFC AMC, वीर सिंह साहब, ये कंपनी बढ़िया, बहुत बढ़िया कंपनी है, मतलब AMC कारोबार के दिग्गज जानी मानी कंपनी, और ऑब्वियस बात है जो आप इनकी पेरेंटेज देख रहे हैं वो तो क्लास है ही। अभी रिसेंटली डिविडेंड भी आया था, शायद 25-26 रुपये का डिविडेंड भी आपको मिला होगा। तो बने रहिए, अगर आपके पास है तो। आपको नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके अलावा अगर आप और लेना चाहते हैं तो आपके भाव से नीचे आए तो आप वहाँ पर खरीदारी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं SBI और बर्गर किंग। पहले बर्गर किंग पे बात करते हैं। पटेल साहब, बर्गर किंग बड़े समय बाद 163-64 की रेंज में आया, नीचे की तरफ 129, 28, 27, 22 तक आपको कहीं भी मिले आप खरीदारी कर लीजिए। ऊपर की तरफ 165 का लेवल टूटने दीजिए, उसके बाद तेज़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी, बने रह सकते हैं। कारोबार ठीक है, लॉस मेकिंग है लेकिन लॉस रिड्यूस हुआ है। 2 क्वार्टर और देखिए, अगर लॉस से प्रॉफिट में आ जाती है तो बात ही अलग है, फिर तो री रेटिंग हो जाएगी स्टॉक की। लेकिन अगर लॉस से प्रॉफिट में नहीं आती तो भी 220 तो पुराना हाई है, एटलीस्ट वो तोड़ने तक टेक्निकली तो आप बने रह सकते हैं। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए बर्गर किंग के अंदर। अच्छा, SBI को लेकर सर बातचीत ये हो रही थी कि ब्रोकरेज हाउसेस तो बहुत पॉजिटिव हैं, 640, 650, 670 तक के टारगेट्स भी हैं, बट PSU बैंक का स्टॉक है, PSU स्टॉक है, तो आपको थोड़ा टाइम दे सकता है, थोड़ा टाइम ले सकता रहता। लेकिन बैंक में प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली बात है, देश का सबसे बड़ा बैंक है, आप फंडामेंटली तो इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लॉन्गर टाइम या फिर मीडियम टर्म में थोड़े टेल विंड हेडविंड्स चलते रहते हैं सेक्टर के अंदर, तो अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेनी होगी। अच्छा, 1 साल के लिए कोई बेस्ट स्टॉक? हाँ पटेल साहब, ये बेस्ट स्टॉक का कुछ समझ में नहीं आता। ये बेस्ट क्या बेस्ट, आपका बेस्ट मेरा नहीं हो सकता है, मेरा बेस्ट आपका नहीं हो सकता है। एनीवेज, कोई अच्छे नाम मैं आपको बता देता हूँ, शायद वो 1 साल में अच्छा काम भी करें। टाटा कम्युनिकेशन, पहले भी इसका जिक्र किया है, दोबारा इसका जिक्र करूंगा। 1290, 1295 के स्तरों पे कामकाज करा, ये चल सकता है 1 साल में, अच्छी कंपनी है। 1170 में टाटा ग्रुप ने स्टेक खरीदा है, 1270, 1290 पे शेयर है, तो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, चलने का पोटेंशियल इसमें काफ़ी दिखता है। अच्छा, दूसरा टाटा एलेक्सी कंपनी बुरी नहीं है, अगर किसी फाइन डे आपको नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं, इसको होल्ड करके रख सकते हैं। इसके अलावा लास्टली आप IT में से सब चल गए। एक हाल फिलहाल में ये जेंसार टेक चल सकता है, क्योंकि आज ब्रेकआउट भी आया था टेक्निकली, और वैसे भी ये ब्लॉक डील हुई थी इसमें, और ब्लॉक डील में कुछ फंड्स ने स्टेक खरीदा है, बड़े फंड्स थे। तो अगर कोई 285, 290 रुपये में फंड स्टेक ले रहा है तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो सोच के ले ही रहा होगा। 10-20 रुपये के लिए तो नहीं खेलेगा वो, जिसमें वैल्यू तो होगी काफ़ी, और ऑब्वियसली बात है RPG ग्रुप की कंपनी है तो कंपनी भी अच्छी है, आप इन कंपनीज़ को देख सकते हैं, ठीक ठाक कंपनी है सारी। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अदानी पावर में क्या करूँ? अरे मनमोहन साहब, आप उस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी 7वें आसमान पर था, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, चला भी तो इसी तरह से था। इस ग्रुप में एक ही कंपनी है जो फंडामेंटल के साथ चलती है, वो है अदानी पावर, अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट पे ब्रोकरेज हाउसेस 1400 का टारगेट दे रहे हैं, बाकी किसी को तो कोई कवर भी नहीं करता। थोड़ा ईज आउट हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है तो आप वेट ही करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो एटलीस्ट प्रॉफिट लेकर निकल जाइए, कॉस्ट लेकर निकल जाइए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत ही ज़्यादा भागा हुआ शेयर है, बहुत ही ज़्यादा भागा हुआ सेक्टर है, और बहुत बज़ में भी था, तो थोड़ा ईज आउट हो रहा है तो होने दीजिए, बने रहिए, और कोई विकल्प आपके सामने भी फिलहाल है नहीं। घबराने वाली बात तो है नहीं, ऑब्वियस बात है, इतना बड़ा ग्रुप है, लेकिन बेहतर इन सब में अगर पूरे ग्रुप में कुछ तलाशेंगे तो शायद अदानी पोर्ट है जो नीचे मिले तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। HDFC और LIC हाउसिंग फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म। HDFC सर, ऑब्वियसली प्रणव साहब, नो डाउट अबाउट इट। HDFC लिमिटेड को तो आपको SIP करके अपने बच्चों के लिए लेकर रखना चाहिए। यही सेम चीज़, यही सेम वर्ड मुझे मेहराबून ईरानी साहब ने 12 साल पहले बोला था HDFC लिमिटेड और HDFC लाइफ, HDFC बैंक के लिए, कि इनको SIP करके, ये उन्होंने पर्सनली मुझे बोला था, SIP करके अपने हर महीने रखो। और आज आप देखिए 10 साल बाद इनकी सिचुएशन क्या है। प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है, बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, हाउसिंग फाइनेंस का दिग्गज है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है उनका, एक सबसे बड़ा मार्केट शेयर ओन करता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से HDFC लिमिटेड के अंदर अपनी SIP बनाइए और शेयर एक्यूमुलेट करिए। टाटा एलेक्सी कौन से लेवल पर बाय करूं? पटेल साहब, टाटा एलेक्सी 800 रुपये मेरे हिसाब से फेयर वैल्यू है,
लेकिन वो तो मिलनी नहीं है हाल फिलहाल में। तो 1400, 1500, 2800 ये सब वो लेवल है जहाँ जहाँ पर ये अटका था कुछ कुछ समय के लिए। कभी नंबर ख़राब आ जाए, कोई बुरा दौर आ जाए, नीचे मिल जाए, तो आप ज़रूर इसके अंदर एक्यूमुलेशन करिए। वरना अगर आपको लगता है कि नहीं एक्यूमुलेट कर पाएंगे, ट्रेन निकली जा रही है, तो ठीक है, 100 में से 2 शेयर यहाँ ले लीजिए, 10 शेयर यहाँ ले लीजिए, 90 शेयर नीचे ले लीजिएगा, तो आपकी ट्रेन भी मिस नहीं होगी, आपको नीचे मिल जाएंगे शेयर। चलिए एक आखिरी सवाल और लेता हूँ। जेट एयरवेज, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम आया। सिन्हा साहब, इस कंपनी की फ़्लाइट्स नहीं उड़ रही हैं, शेयर उड़ रहा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो एग्जिस्टिंग एयरलाइन कंपनीज़ हैं उनके मार्केट शेयर में श्रिंकेज आया है क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा मार्केट शेयर ओन करता है इंडिगो, फिर है स्पाइस जेट। इन सब ग्रुप कंपनीज़ की, चाहे इंडिगो या स्पाइस जेट हो, कैश रेज कर रहे हैं ताकि अपने वर्किंग कैपिटल को फ्लोट कर पाएँ। इनकी कॉस्ट बढ़ रही है क्योंकि क्रूड बढ़ रहा है, वो इनकी कॉस्ट का 50% के करीब हिस्सा रखता है, बाकी कॉस्ट भी ज़्यादा ही है। ये तो वो कंपनियां जो कि इनकी एयरलाइंस उड़ रही हैं। अब आते हैं जेट एयरवेज पर। जेट एयरवेज की फ़्लाइट्स उड़ नहीं रही हैं, स्लॉट ऑलरेडी अलॉटेड है। माना जा रहा है कि जेट एयरवेज अपना फ़्लाइट का स्लॉट जल्दी रीगेन करेगा और जल्दी शुरू कर देगा। लेकिन अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उस समय क्यों ना करे जब इसका कारोबार शुरू हो जाए। थोड़ा महंगा मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन सर्टेनिटी तो होगी कि कंपनी चल रही है। अभी तो कंपनी चल भी नहीं रही है, स्टॉक में प्रॉफिट है, लेकर निकलें, प्रॉफिट को छोड़ दें या कॉस्ट को निकाल लें, ताकि एटलीस्ट जो मज़ा आप जहाँ तक ले पा रहे हैं ले लीजिए। लेकिन अगर जाना ही चाहते हैं तो लिस्टेड स्पेस में जाइए, उन कंपनी में जिनका कारोबार चल रहा है। इसका कारोबार अभी चल नहीं रहा है, सिर्फ पेपर पे चल रहा है। तो सिचुएशन समझ जाइए, नंबर देख लीजिए 2-3 क्वार्टर के, उसके बाद कॉल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना समय बाजार भागा नहीं जा रहा है, कल फिर खुलेगा, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, समय का अभाव है। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कल फिर आपसे यही मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए आप मेरे साथ @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है, जहाँ पर जुड़ सकते हैं। नमस्कार।